2025 के स्टार्टिंग से ही इंडिया का स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा वोलाटाइल था और मार्केट में मेजॉरिटी करेक्शंस दिखाई दिए हैं। अब अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का कलर भी लाल होगा। और अगर लॉसेस के फिगर की बात की जाए तो 30% के आसपास का करेक्शन आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में हो चुका होगा अब तक। अब इन्वेस्टर्स की कंफ्यूजन बढ़ते जा रही है कि इन्वेस्टमेंट और करना चाहिए, बाय ऑन डिप करना चाहिए, या तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना है। अपकमिंग टाइम पीरियड में मार्केट का आउटलुक क्या होने वाला है, इस चीज को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करते हैं इस चीज के ऊपर। अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है या इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इतना ज्यादा करेक्शन आ रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा उन सारे रीजन के बारे में जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में कितना पोटेंशियल है, कितनी ज्यादा ग्रोथ आपको देखने मिलेगी और कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके आपको करंट टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करना है। ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं इन डिटेल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि 2025 के स्टार्टिंग से ही इंडिया के स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा करेक्शन आया है। अब अगर आप लोग निफ्टी 100 के इंडेक्स को ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि अगर आप लोग लार्ज कैप कंपनीज के इंडेक्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर अब तक आपको 16% का करेक्शन दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर आप लोग निफ्टी मिड कैप 150 के इंडेक्स को देखेंगे तब यहाँ पर भी आपको मेजर करेक्शन दिखाई देगा। और ओवरऑल गिरावट की बात की जाए तो 18% तक का करेक्शन यहाँ पर भी दिखाई दिया है। इसके बाद अगर आप लोग निफ्टी स्मॉल कैप 250 कंपनी के इंडेक्सेस को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस वाले इंडेक्स में करेक्शन सबसे ज्यादा हुआ है, दैट इज 23% का। अब अगर आप लोग लास्ट 6 मंथ के टाइम पीरियड को देखेंगे तो लास्ट 6 मंथ के टाइम पीरियड से एफआईआईस लगातार सेलिंग करते जा रहे थे। अब देखो, जब भी मार्केट में एफआईआईस सेलिंग करते हैं तब मार्केट में करेक्शन आता है, क्योंकि मनी का आउटफ्लो मार्केट से बाहर जाता है। एंड यू माइट नॉट बिलीव कि एफआईआईस ने लास्ट 6 मंथ में 2 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग की है इंडियन स्टॉक मार्केट से। अब शायद आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि 2 लाख करोड़ की वैल्यू क्या होती है इंडियन स्टॉक मार्केट में। और ऐसी बात नहीं है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में सिर्फ एफआईआईस ने ही सेलिंग की है। इंडियन स्टॉक मार्केट के डीआईआईस और जितने भी एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, उनमें से भी काफी सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है और इसी की वजह से मार्केट में काफी ज्यादा करेक्शन आया है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वो रीजंस कौन से हैं जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन आया है। देखो, जब किसी भी मार्केट में एफआईआईस सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है वैल्यूएशन। जब भी वैल्यूएशन ज्यादा लगती है तो वहां पर लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को सेफ गार्ड करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करते हैं। अब अगर आप लोग 6 से 8 महीने के टाइम पीरियड में इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन को देखेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ते जा रही थी। इसका मतलब यह है कि मार्केट में 100 रुपए की जो चीज है वो 120 रुपीज की या उससे ज्यादा की बिक रही थी। अगर आप 100 रुपए वाला पार्ले जी लेने जाओ और आपको 120 में दे, 130 में दे, तो क्या आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। सेम चीज हो रही है एफआईआईएस के साथ। अब अगर आप लोग लास्ट 10 ईयर के मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के पीई रेशियो के एवरेज को देखेंगे तो ये वैल्यूएशन निकल कर आती है 25 to 30 की। लेकिन अगर आप लोग करंट टाइम पीरियड में सेम इंडेक्स की वैल्यूएशन को देखेंगे तो ये 40-45 के अराउंड चल रही है। मतलब कि वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा चढ़ाव हो चुका है। अब देखो, किसी भी कंपनी का या किसी भी मार्केट का पीई रेशियो ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट में वैल्यूएशन ज्यादा है। जितना ज्यादा हाई पीई होगा उतना ज्यादा हाई वैल्यूएशन होगा, जितना कम पीई होता है उतना ही कम वैल्यूएशन होता है। इसके बाद नंबर 2 रीजन है स्लो डाउन इन अर्निंग ग्रोथ। अब अगर आप लोग लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखेंगे तो बहुत सारे कंपनीज ने एक्सपेक्टेशंस को भी बीट नहीं किया था और अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी नहीं कमा कर दिए थे। मतलब कि इन सारी कंपनीज को जितना प्रॉफिट होना चाहिए था, जितने रेवेन्यूज का एक्सपेक्टेशन था, उतने के बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाए थे। और जब भी ऐसा होता है तो इस चीज का इम्पैक्ट किसी भी कंट्री की जीडीपी पर पड़ता है। अगर कंपनीज परफॉर्म अच्छा नहीं करेगी तो जीडीपी की ग्रोथ कम होगी, और अगर जीडीपी की ग्रोथ कम होती है तो ओवरऑल इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी स्लो हो जाता है। इसके बाद नंबर 3 रीजन है हाई डॉलर इंपैक्ट। अगर आप लोग इंडियन करेंसी को देखेंगे डॉलर के कंपैरिजन में तो इंडियन रुपीस की वैल्यूएशन कम होते जा रही है। अब अगर आप लोग आज से 6-7 महीने पहले के टाइम पीरियड में डॉलर और रुपए की वैल्यू को देखेंगे और आज के डॉलर और रुपए की वैल्यू को देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। डॉलर की प्राइसेस काफी ज्यादा ग्रो करते जा रही है और इसी चीज का इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ा है, क्योंकि जब भी कोई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो सबसे पहले उसे करेंसी कन्वर्जन करना पड़ता है और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेट्स से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है इंडियन स्टॉक मार्केट में और वहां पर उसे 10% के प्रॉफिट मिलते हैं और उस 10% के प्रॉफिट को रुपीस से डॉलर में कन्वर्ट करता है तो उसकी वैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ओवरऑल फाइनल रिटर्न जो है वो 5 to 6% के आसपास ही निकल कर आते हैं। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप लोग यूएसए के बॉन्ड मार्केट को देखेंगे तो वहां पर भी 4.5% के आसपास के रिटर्न मिलते हैं और इतना ज्यादा रिस्क लेना भी नहीं पड़ता है। तो अगर किसी को बिना रिस्क लिए 4 to 5% के रिटर्न ऐसे ही मिल जाएंगे तो इतना ज्यादा रिस्क लेकर इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। इसके
बाद फोर्थ रीजन है चाइना का इंडेक्स। अब अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में एफआईआईज ने इंडिया के स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया था। इंडिया के स्टॉक मार्केट से फंड्स को विड्रॉ कर रहे थे और चाइना में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था, क्योंकि चाइना में रिटर्न्स काफी ज्यादा मिल रहे थे और मार्केट में अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस भी दिखा रहा था। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रम्प इफेक्ट। अब जब से ट्रम्प ने गवर्नमेंट फॉर्म की है तब से टैरिफ पर टैरिफ लगते जा रहे हैं। ट्रम्प कहते हैं कि जो यूएसए के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाएगा यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएगा, वहां पर ट्रम्प भी उस गवर्नमेंट पर या उस कंट्री पर बहुत सारे टैक्सेस को इंपोज करेंगे और टैरिफ को इंक्रीज करके यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अल्टीमेटली मार्केट में क्या हो रहा था कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर रही थी इन बिटवीन ट्रेड में। लेट्स से अगर कोई कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड करती है तो वहां पर डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है एज अ कॉमन करेंसी। लेकिन ब्रिक कंट्रीज का यूनियन ऐसा था जो डॉलर को रिप्लेस करने के लिए गोल्ड के वैल्यू का इस्तेमाल करते थे, गोल्ड के चीजों का इस्तेमाल करते थे और इसकी वजह से मार्केट में गोल्ड की वैल्यू बढ़ सकती है और डॉलर का दबदबा कम हो सकता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए की गवर्नमेंट नहीं चाहती। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में इतना ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है और आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के लाल होने के पीछे का रीजन भी यही है। अब देखो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस तो ऐसे ही रहती है, कभी स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है तो कभी कभार स्टॉक मार्केट में रैली भी दिखाई देती है। अब अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड कर लिया है तो वो क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ग्रो कर सकता है, चलिए जानते हैं वन बाय वन करके। अब जैसे कि मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में बताया था कि डॉलर की रेट काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉलर के इस बढ़ते हुए रेट के इंपैक्ट को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन करती है और काफी बार मार्केट में आने वाली करेंसीज को रिडीम करती है और डॉलर की वैल्यूएशन को स्टेबल करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लेती है, जो कि करंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए भी हैं। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है इंटरेस्ट रेट्स का। अगर आप लोग पिछले 5-6 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो 5-6 साल के टाइम पीरियड में ऐसा पहली बार हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को कम किया है और इसकी वजह से इंडियन मार्केट में कंजम्पशन का रेट बढ़ने वाला है, क्योंकि जब भी मार्केट में रेपो रेट कम होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेपो रेट के कम करने के बाद बहुत सारे बैंक्स होते हैं, जितने भी बैंक्स होते हैं इकोनॉमी में, वो सारे के सारे बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं, लोन सस्ते रेट पर मिलने लगता है और बैंक में डिपॉजिट करने पर इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम मिलता है, जिसकी वजह से लोग अलग अलग एवेन्यूज में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब फाइनेंसिंग का ऑप्शन चीप होने की वजह से मार्केट में काफी सारे लोन ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं, जिसकी मदद से कंजम्पशन बढ़ता है, जिसकी वजह से रियल स्टेट जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स काफी हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा माना जाता है कि आने वाले टाइम पीरियड में और भी ज्यादा रेट कट्स अनाउंस हो सकते हैं, जहां पर अल्टीमेटली बेनिफिट होगा रिटेल इन्वेस्टर्स को और इंडिया की इकोनॉमी पर भी इस चीज का गुड इंपैक्ट पड़ेगा। इसके बाद नंबर 3, अगर आप लोग न्यू टैक्स रिजिम को भी देखेंगे तो न्यू टैक्स रिजिम में भी कुछ ऐसे इफेक्टिव चेंजेस किए गए हैं। 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होंगे। आपको 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा और अगर आपकी 12 लाख से इनकम ज्यादा है तो वहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे टैक्स के स्लैब्स हैं जहां पर काफी ज्यादा करेक्शन हुआ है। अब अगर टैक्सेशन की पॉलिसीज में चेंज हुआ है तो इन्वेस्टर्स को कम टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पेयर्स बहुत कम टैक्स पे करेंगे तो उनके पास पैसा बचेगा और ये पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा, जहां पर बहुत सारे फायदे होंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर आप लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के एक्सपेंडिचर को देखेंगे, खासकर कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जो कंपनी के ग्रोथ में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने में काम आते हैं, इन सारे तरीके के प्रोजेक्ट्स की जो वैल्यूएशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो प्लान है, वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, रेलवेज के सेक्टर में काफी अच्छा फंड अलॉट किया था और इस साल के बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने काफी अच्छा बजट अलोकेशन किया है। साथ ही साथ प्राइवेट कंपनी जो है वो खुद को डेवलप करने के लिए काफी सारे इनिशिएटिव ले रही है और इस चीज का बेनिफिट भी आपको फ्यूचर में दिखाई देगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है, इन सारी चीजों की वजह से मार्केट में करेक्शन होगा और 2025 में आपको फेयर मार्केट वैल्यूएशन देखने मिलेगी। मतलब मार्केट का एक ऐसा प्राइस पॉइंट जहां पर उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की प्राइस या उस पर्टिकुलर इंडेक्स की प्राइस एक लेवल पर मेंटेन रहेगी, जो ना तो ओवर वैल्यूड होगी और ना तो अंडर वैल्यूड होगी। और जब भी ऐसा मार्केट में सिनेरियो क्रिएट होता है तो बिलीव मी, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वालों का नंबर बढ़ता है और मार्केट में सडन राइज देखने को भी मिल सकता है। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट क्रैश के पीछे का रीजन क्या है और अपकमिंग टाइम पीरियड में मार्केट के ऊपर जाने के पीछे के क्या रीजन हो सकते हैं। मतलब कि मार्केट अगर ग्रो करेगा तो उसके पीछे के रीजन क्या होंगे। लेकिन अगर आप लोग करंटली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एट द मोमेंट अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आप अपने इन्वेस्टमेंट का टारगेटेड
अमाउंट एक साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आपको किसी न किसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं करंट टाइम पीरियड में, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट का गोल 3 to 5 ईयर का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट में करेक्शन के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना है। और सबसे खास बात, आपको इन्वेस्टमेंट करना है लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में। लार्ज कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। करंटली ऐसी बहुत सारी लार्ज कैप कंपनीज के शेयर्स हैं जो कि आपको करेक्टेड वैल्यूएशन पर मिलेंगे। इसके बाद नंबर 2, आपको रिसर्च करनी है स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर में भी, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर की भी कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जहां पर आपको रिटर्न का पोटेंशियल ज्यादा होता है और आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स भी काफी अट्रैक्टिव मिलते हैं। लेकिन सिर्फ बात इतनी है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन डेप्थ रिसर्च करनी पड़ेगी कंपनी के फंडामेंटल्स पर। आपको स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के फ्यूचर पोटेंशियल पर भी डिस्कशन करना है, फ्यूचर पोटेंशियल पर भी एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि वेदर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको थर्ड चीज करनी है इन्वेस्टमेंट। आपको अगर मौका दिखता है तो आप लोग लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं या स्टॉक्स में एसआईपी भी कर सकते हैं। स्टॉक्स में एसआईपी करने का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर डेट पर एक पर्टिकुलर अमाउंट किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में या आपके वेल रिसर्च स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखो, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड की एसआईपी करते हैं तो म्यूचुअल फंड की एसआईपी तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो दिस इज द गुड टाइम वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स थ्रू लमसम ऑप्शन। और हाँ, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की स्कीम में ही इन्वेस्टमेंट करना है। रेगुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न्स थोड़े से कम मिलेंगे। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आपका थॉट क्या कहता है कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।